नमस्कार बच्चों, मैं नेहा सेन नवभारती परिवार में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और ले चलती हूँ आपको सीबीएसई की कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक हिंदी स्पर्श भाग 2 का पाठ 5 पर्वत प्रदेश में पावस। पर्वत प्रदेश में पावस के कवि जो है वो है सुमित्रा नंदन पंत जी। तो कविता को पढ़ने से पहले हम कवि के बारे में चर्चा कर लेते हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में। हम सभी जानते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, महाप्राण कहा जाता है इन्हें। अब क्यों कहते हैं, चलिए जानते हैं इनके बारे में। सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय। हिंदी साहित्य का भारतीय इतिहास में अमूल्य योगदान रहा है। हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य का हमारे भारतीय साहित्य में, इतिहास में कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत भूमि पर ऐसे कई लेखक और कवि हुए हैं जिन्होंने अपनी कलम की ताकत से समाज सुधार के लिए कार्य किए हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद जी, जैसे महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आदि। आज हम आपको हिंदी भाषा के ऐसे ही कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बिना हिंदी साहित्य की कल्पना अधूरी रह जाती है। यहाँ पर आपने जो भी नाम सुने, कौन से, जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा जी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके अतिरिक्त चौथा नाम आता है सुमित्रा नंदन पंत जी का। ये चार कवि हमारे हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है उसमें तीसरा, जो हमारा आधुनिक युग के अंदर जो तीसरा भाग आता है छायावाद, उसके प्रमुख चार स्तंभ माने जाते हैं ये चारों। आइए आगे चलते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 को अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में हुआ था, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अल्मोड़ा का कौसानी गांव जो है प्राकृतिक परिवेश के लिए बहुत ही सुंदर माना जाता है। इसकी इन्होंने अपने गांव के बारे में बहुत अच्छा वर्णन भी किया है और प्रकृति का जितना अच्छा वर्णन, जितना अच्छा चित्रण इन्होंने अपनी कविताओं में किया है, शायद ही कोई कवि है जो इनके जैसा प्रकृति का चित्रण कर पाएगा या करा हो। इनके पिताजी का नाम गंगादत्त पंत और माताजी का नाम सरस्वती देवी था। जन्म के कुछ ही समय बाद, मात्र 6 घंटे बाद ही इनकी माता का निधन हो गया था और इनका पालन पोषण इनकी दादी ने किया था। पंत 7 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। बचपन में इनका नाम गौसाई दत्त रखा था, लेकिन इनको यह नाम पसंद नहीं था, इसलिए इन्होंने अपना नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। जब ये कॉलेज पढ़ने के लिए गए थे तो इन्होंने वहां अपना नाम चेंज कर लिया। सिर्फ 7 साल की उम्र में ही पंत जी ने कविता लिखना आरंभ कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। जब ये चौथी कक्षा में थे ना, चौथी कक्षा से ही इन्होंने कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था। सुमित्रा नंदन पंत जी की शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा देखिए। प्रारंभिक जीवन, पंत ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में पूरी की, जहां ये रहते थे, जहां इनका जन्म हुआ था। हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए 18 वर्ष की उम्र में ये अपने भाई के पास बनारस चले गए और हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद पंत इलाहाबाद चले गए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्नातक की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया, स्नातक यानी ग्रेजुएशन। सत्याग्रह आंदोलन के समय पंत अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर महात्मा गांधी जी का साथ देने के लिए आंदोलन में चले गए। पंत फिर कभी अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख पाए और उनकी पढ़ाई बीच में ही रुक गई, लेकिन घर पर ही उन्होंने हिंदी, संस्कृत और बंगाली साहित्य का अध्ययन करना शुरू कर दिया था, जारी कर रखा था। मतलब आगे है 1918 के आसपास तक। कब? 1918 के आसपास तक हिंदी के नवीन धारा के प्रवर्तक कवि के रूप में इन्हें जाना जाने लगा। नवीन धारा के प्रवर्तक कवि के रूप में इन्हें पहचान मिली। वर्ष 1926-27 में पंत जी की प्रसिद्ध काव्य संकलन पल्लव का प्रकाशन हुआ, जिसके गीत सौंदर्यता और पवित्रता का साक्षात्कार करते हैं। कुछ समय बाद वे अल्मोड़ा आ गए, जहां वे मार्क्स और फ्राइड की विचारधारा से प्रभावित हुए। वर्ष 1938 में पंत जी ने रूपाभ नाम की मासिक पत्र शुरू किया और वर्ष 1955 से 1962 तक ये आकाशवाणी से जुड़े रहे। मुख्य निर्माता के पद पर इन्होंने कार्य भी आकाशवाणी के अंदर किया है। आगे चलते हैं। आगे है इनकी कृतियां। इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, देखिए। सुमित्रा नंदन पंत की कुछ अन्य काव्य कृतियां जिनमें ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा, सत्यकाम आदि हैं। उनके जीवन में उनकी 28 पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनमें कविताएं, पद्य, नाटक और निबंध शामिल है। पंत अपने विस्तृत समय में एक विचारक, दार्शनिक और मानवतावादी के रूप में सामने आए, किंतु उनकी सबसे कलात्मक कविताएं
पल्लव में संकलित है। 1918 से 1924 तक लिखी गई 32 कविताओं का संग्रह इस पल्लव नामक काव्य ग्रंथ में है। आगे चलते हैं। आगे है सुमित्रा नंदन पंत जी को कौन कौन से पुरस्कार मिले, कौन कौन सी उनके पास उपलब्धियां मिली, उनको देखिए जानते हैं। अपनी साहित्यिक सेवा के लिए पंत जी को पद्म भूषण कब 1961 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू रूस पुरस्कार जैसे उच्च श्रेणी के सम्मानों से अलंकृत किया गया, नवाजा गया। पंत जी कौशानी में बचपन में जिस घर में रहते थे उस घर को वर्तमान में सुमित्रा नंदन पंत वीथिका के नाम से संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और इसमें उनके व्यक्तिगत प्रयोग की वस्तुओं को, जैसे कपड़े हैं, कविताओं की मूल पांडुलिपियां जो है, छायाचित्र है, पत्रों को और पुरस्कारों को प्रदर्शित किया गया है। इसमें एक पुस्तकालय भी है जिसमें उनकी व्यक्तिगत तथा उनसे संबंधित पुस्तकों का संग्रह है। संग्रहालयों में उनकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष पंत व्याख्यान माला का आयोजन होता है। यहाँ से सुमित्रा नंदन पंत व्यक्तित्व और कृतित्व नामक पुस्तक भी प्रकाशित की गई है। उनके नाम पर इलाहाबाद शहर में स्थित हाथी पार्क का नाम सुमित्रा नंदन पंत उद्यान कर दिया गया है। अब हमारे इन कवि का निधन, इनकी मृत्यु कब हुई? 28 दिसंबर 1977 को हिंदी साहित्य के प्रकाश पुंज संगम नगरी इलाहाबाद में हमेशा के लिए बुझ गया। सुमित्रा नंदन पंत को आधुनिक हिंदी साहित्य का युग प्रवर्तक कवि भी माना जाता है। ये था इनका कवि परिचय। अब हम इनकी कविता के बारे में चर्चा करते हैं। जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पर्वत प्रदेश में पावस। देखिए, पहले ही समझ लीजिए कि ये है क्या। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पर्वत प्रदेश का, आप जानते हो पर्वत प्रदेश होता क्या है? पर्वत प्रदेश क्या होता है? यानी पर्वत यानी पहाड़ों में, पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं वहां पर जो पावस होती है, पावस अर्थात वर्षा ऋतु। पावस ऋतु क्या होती है? वर्षा ऋतु। कि पर्वत प्रदेश में जब वर्षा ऋतु आती है तो वर्षा ऋतु आने पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होता है, कैसे प्रकृति के परिवर्तनों को हम देखते हैं। कवि ने अपने शब्दों के माध्यम से, चित्रात्मक भाषा से उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया है। उन्होंने प्रकृति के प्रतिपल बदलते हुए परिवेश का वर्णन अपनी इस कविता के अंदर किया है। तो आइए चलते हैं कविता को और पढ़ते हैं हम पर्वत प्रदेश में पावस। पावस ऋतु थी, पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश, पल पल प्रकृति, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। क्या कह रहा है कवि यहाँ पर कि पावस ऋतु थी यानी वर्षा ऋतु थी। कहाँ पर? पर्वत प्रदेश में। पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु थी और पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, और वहां पर प्रत्येक पल, हर क्षण प्रकृति अपना परिवेश बदल रही थी। कैसे बदल रही थी? देखो, जहां बारिश का जो मौसम होता है, वर्षा ऋतु जब होती है, कभी तो धूप निकलती है, ठीक है, कभी बादल छा जाते हैं और कभी जोरदार बारिश होने लगती है। तो तीन परिस्थिति हमारे सामने आई। पहली धूप निकलना, दूसरी बादल होना और तीसरी जोरदार बारिश होना। तो कभी बारिश हो रही है, कभी धूप निकल रही है, कभी बादल छा रहे हैं, कभी इंद्रधनुष निकल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में प्रकृति का पल पल परिवेश परिवर्तित हो रहा है, वो अपना रूप बदल रही है। तो यहाँ पर क्या है कि पर्वत प्रदेशों में, पर्वत पहाड़ों पर जब वर्षा होती है तो उस समय की क्या परिदृश्य होते हैं ये कवि ने हमें बताया है, ठीक है। अब अगर इसमें काव्य सौंदर्य देखें तो देखिए, प प प सब में प प प है, तो यहाँ पर प वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। प वर्ण की आवृत्ति हो रही है इसलिए अनुप्रास अलंकार है। और पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। क्यों? क्योंकि समान शब्दों की आवृत्ति हो रही है और शब्दों का अर्थ भी एक ही है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है। तो इन दो पंक्तियों में हमें दो अलंकार मिले। पहला अनुप्रास अलंकार क्योंकि प वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। आगे चलते हैं। आगे है मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृढ़ सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार
नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। अब यहाँ पर कवि क्या वर्णन कर रहे हैं, देखिए पर्वत प्रदेशों में आप देखेंगे तो पर्वत जो होते हैं वो ऊंचे नीचे ऊंचे नीचे ऊंचे नीचे होते हैं। कैसे, देखिए जो पर्वत होते हैं वो ऐसे ढलान वाले होते हैं, ये गए ये नीचे आया, फिर ये गया फिर ये नीचे आया, इस प्रकार से पर्वत होते हैं। ठीक है, तो आपने महिलाओं को, स्त्रियों को कमर में एक आभूषण पहने देखा होगा जिसे करधनी कहते हैं, कंदौनी कहते हैं, कमरबंद कहते हैं। ठीक है, तो वो जो करधनी होती है वो भी इसी प्रकार ऊंची नीची ऊंची नीची ऊंची नीची होती है। तो पर्वतों को इसलिए कवि ने क्या कहा है, मेखलाकार, मेखला धन आकार, यानी मेखला के आकार की, यानी मेखला के आकार की यहां पर उन्होंने बताया है। मेखला धन आकार, तो मेखलाकार यानी करधनी के आकार की पर्वत श्रेणियां जो है वो कैसी लग रही है, करधनी के आकार की यहाँ प्रतीत हो रही है। अपने सहस्र दृढ़ सुमन फाड़, और जो पर्वत है, पर्वत के ऊपर जब वर्षा ऋतु आती है तो हम अगर सामान्य माहौल में देखें, सामान्य प्रदेशों में देखें तो वहां पर भी फूल खिल जाते हैं, जगह जगह पेड़ों पर हरियाली छा जाती है, फूल ही फूल हमें नजर आते हैं। तो यहाँ पर भी पर्वत प्रदेश में जब वर्षा ऋतु आई है तो पर्वत पर भी फूल खिल गए हैं, और एक दो नहीं हजारों की संख्याओं में उस पर्वतों पर फूल खिल गए हैं। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए कि मेखलाकार पर्वत अपार की वो जो पर्वत है वो मेखला के आकार का बहुत ही सुंदर लग रहा है, करधनी के आकार का बहुत सुंदर लग रहा है, और वो अपने सहस्र यानी हजार, दृढ़ यानी नेत्र, सुमन यानी फूल, ठीक है, तो वो उसके ऊपर, उस पर्वत के ऊपर जो हजारों फूल खिले हुए हैं, वो हजारों फूल उसके आंखों के समान लग रहे हैं, और वो दृग रूपी पुष्पों से, यानी ये कह दीजिए कि फूलों जैसी आंखों से वो अवलोक रहा है, बार बार निहार रहा है, अवलोक रहा है यानी निहारना, ठीक है, बार बार नीचे जल में निज महाकार, नीचे जल में अपने विशाल आकार को, जिसके चरणों में पला ताल, यानी ताल अर्थात तालाब, ठीक है, दर्पण सा फैला है विशाल, दर्पण अर्थात आईना जो होता है उसे दर्पण कहते हैं, विशाल यानी बड़ा। अब कहने का मतलब क्या है कवि का, देखिए ये कोई पर्वत है, इस पर्वत के नीचे क्या है, इस पर्वत के नीचे जल है, ठीक है, और ये जो पर्वत है इस पर्वत में पूरे पे फूल ही फूल है, तो इसकी परछाई जल के अंदर पड़ रही है, तो जल के अंदर जब परछाई पड़ रही है तो ऐसा लग रहा है मानो ये पर्वत इस जल के अंदर, इस तालाब के अंदर जो उसके चरणों में पड़ रहा है। अब चरणों में पड़ रहा है इससे क्या तात्पर्य, वर्षा हुई तो वर्षा होने पर जल पर्वत पे पड़ा और पर्वत से बहता हुआ नीचे आके स्टोर हो गया, नीचे आके जमा हो गया। तो यहाँ पर क्या कह रहा है ये कि पर्वतों से बनने वाला, पर्वतों के पानी से बनने वाला जो नीचे तालाब है, इस तालाब में जब पर्वत अपनी हजारों नेत्रों से इसके अंदर अपने रूप को, विशाल आकार को निहार रहा है बार बार, ठीक है। दोबारा देखिए इसका कि मेखलाकार पर्वत जो है वो अपने हजारों पुष्प रूपी आंखों से नीचे बार बार निहार रहा है अपने विशाल आकार को, जिसके चरणों में पला ताल, क्यों, किसके ऊपर, पर्वतों के नीचे जो ताल बने हुए हैं, तालाब बने हैं, उन तालाबों के अंदर वो अपन दर्पण सा फैला है विशाल, यानी वो एक आईने के समान ताल फैला हुआ है, और उस ताल में वो अपने दृश्य को, अपने आप को निहार रहा है। कौन निहार रहा है, पर्वत। अब एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ इन पंक्तियों में कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग किया गया है। देखिए मेखलाकार यानी मेखला के आकार का, ठीक है, फिर दर्पण सा, यहाँ पर उपमा अलंकार है, ठीक है। अब यहाँ पर जो, यहाँ पर देखिए दृग सुमन, यहाँ पर रूपक अलंकार है, ठीक है, बार बार में यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप होल पूरी तरीके से देखें तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अब मानवीकरण अलंकार क्यों है, क्योंकि
यहाँ पर पर्वत का सजीव चित्रण किया गया है। प्रकृति के किसी तत्व का जब सजीव मान करके चित्रण किया जाता है, जैसे यहाँ पर बताया गया कि पर्वत अपने नेत्रों से अपने विशालकाय आकार को कहाँ निहार रहा है, पानी के अंदर, तालाब के अंदर निहार रहा है, बार बार उसको अवलोक रहा है। तो ऐसा कार्य जो एक मानवीय क्रिया होती है, पर्वत को वो मानवीय क्रिया करता हुआ यहाँ बताया गया है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, पर्वत प्रदेश में पावस में पूरी कविता के अंदर मानवीकरण अलंकार प्रमुख रूप से प्रयुक्त कवि ने किया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, गिरिका गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। अब यहाँ पर कवि क्या बता रहा है, देखिए कि अभी तक तो उन्होंने पर्वतों का वर्णन किया था, अब कवि कह रहा है कि गिरी का गौरव गाकर झरझर, कि उन पर्वतों से गिरने वाले जो झरने हैं, कौन झरने, पर्वत के ऊपर से गिरने वाले जो झरने हैं वो झरझर, उनके बहने की जो ध्वनि होती है झरझर, वो झरझर की ध्वनि जो हो रही है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पर्वतों के गौरव का गुणगान कर रही है, उनकी महिमा का गान वो कर रही है। मद में नस नस उत्तेजित कर, और वो जो झरझर की ध्वनि है वो नस नस में उत्साह का संचार कर रही है, रोमांच भर रही है। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, और जो सफेद रंग के जो झरने हैं ये झरने सफेद मोतियों के से प्रतीत हो रहे हैं, और ये मोतियों की लड़ियों जैसे जो झाग है ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये पर्वतों की गौरव का, पर्वतों की जो यशोगान है, उस यश जो है उसका गान कर रही है। कैसे, उनके ध्वनि के माध्यम से झरझर जो ध्वनि हो रही है वो ध्वनि ऐसी प्रतीत हो रही है मानो वो पर्वतों का गुणगान कर रही है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखिए झ झ ग ग ग, यहाँ पर भी कौन सा अलंकार हो गया, यहाँ अनुप्रास। ठीक है, यहाँ झरझर में कौन सा अलंकार हो गया, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, मोतियों की लड़ियों से यहाँ पर हो गया उपमा अलंकार। ठीक है, हर पैराग्राफ में, हर स्टैंजा में आपको 3-3 अलंकार यहाँ देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है, गिरिवर के उर से उठ उठकर, उच्च आकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अब यहाँ पर कवि ये वर्णन कर रहा है कि देखिए कि पर्वत प्रदेश में जो वृक्ष होते हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, ऐसा लगता है वो आसमान को छूने की चाहत रखते हैं। तो यहाँ पर कवि ने ये बताया है कि गिरवर के उर से उठ उठकर, यानी जो पर्वत है, पर्वतों पर जो पेड़ पर लग रहे हैं वो पेड़ ऊंचे ऊंचे हैं, और ऊंचे ऊंचे पेड़ ऐसे लग रहे हैं मानो उनके मन में उच्च आकांक्षा है। क्या आकांक्षा है, कवि कह रहा है कि गिरवर के उर से, यानी गिरवर के पर्वत के ऊपर जो पेड़ उठ रहे हैं, जैसे चीड़ के पेड़ आपने देखे होंगे, ताड़ के वृक्ष आपने देखे होंगे, तो पर्वत प्रदेशों में जो पेड़ होते हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। देखिए ये ऊंचे ऊंचे पेड़ ऐसा लगता है मानो वो आसमान को छूने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी तरवर की उच्च आकांक्षा क्या बताई गई है कि गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर है, झांक रहे हैं नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अब कवि ये कह रहा है, यहाँ पे वर्णन कर रहा है कि पर्वतों पर जो पेड़ उग रहे हैं, ऊंचे ऊंचे बहुत लंबे लंबे जो पेड़ उग रहे हैं, वो पेड़ जो है वो ऐसा लग रहा है मानो उनकी जो आकांक्षा, उनकी इच्छाएं हैं ऊंचे उठने की। तरवर यानी वृक्ष, उन वृक्षों की जो इच्छा है क्या है, वो उन वृक्षों की इच्छा है आसमान को छूने की है। झांक रहे नीरव नभ पर, नीरव अर्थात शांत, नभ यानी आकाश, अनिमेष यानी बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए। ठीक है, अटल यानी स्थिर, अटल अर्थात स्थिर, कि पर्वतों पर जो पेड़ उग रहे हैं, वृक्ष उग रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है मानो पर्वत के हृदय से उठकर, उर यानी हृदय, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे उठकर उच्च आकांक्षाओं से भरे हुए हैं वो वृक्ष, और वो ये कामना कर रही है, इच्छाएं हैं उनके मन में, और वो
जो शांत आकाश है उसकी ओर बिना पलक झपकाए स्थिर होकर कुछ देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो वो चिंता में डूबे हुए, वो बहुत ज्यादा टेंशन में हो, ऐसे वो पेड़ प्रतीत हो रहे हैं। आगे है, उड़ गया अचानक लो भूदर, उड़ गया अचानक लो भूदर, फड़का अपार पारद के पर अवशेष रह गए, है निर्जर है टूट पड़ा भू पर अंबर। अब क्या होता है, अब अचानक चारों ओर क्या हो जाते हैं, बादल ही बादल छा जाते हैं, कोहरा छा जाता है घना। और जब कोहरा छा जाता है घना तो कुछ प्रतीत नहीं होता है, कुछ दिखाई नहीं देता है, कोहरा ही कोहरा, धुंध छा जाती है चारों ओर। और जब ये धुंध छा जाती है तो देखिए कुछ नजर आ रहा है आपको, यहाँ तो आपको एकदम क्लीन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ कुछ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यही स्थिति वहां पर हो रही है। और क्या कह रहा है कि उड़ गया अचानक लो भूदर, कि जो पर्वत थे अचानक गायब हो गए, क्योंकि कोहरा छा गया और कोहरा छा जाने से वहां कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। फड़का अपार पारद के पर, फड़का और मतलब पारद, जो पारा होता है वो सफेद रंग का होता है, और जो बादल है वो भी एकदम सफेद रंग के यहाँ पर बादल हो रहे हैं। और वो बादल ऐसा लग रहा है अपने परों को फड़फड़ा करके गायब हो गया है। ठीक है, बिल्कुल गायब हो गया उन वो जो सफेद पर हैं, उन सफेद परों में उन्होंने अपने आप को समा दिया है, उनको गायब कर दिया है पर्वतों को। रवशेष रह गए है निर्जर है टूट पड़ा भू पर अंबर। अब कौन रह गए, केवल झरनों की झरझर की ध्वनि ही शेष रह गई है टूट पड़ा भू पर अंबर। ऐसा लग रहा है मानो पर्वतों के ऊपर कौन टूट पड़ा है, आसमान टूट पड़ा है, अर्थात आसमान के जो बादल हैं वो धरती पर उतर आए हैं, पर्वतों के ऊपर उतर आए हैं, इसीलिए पर्वत दिखाई नहीं दे रहे हैं, वहां जो वृक्ष हैं वो भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। आगे है, धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, ज्यों जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। अब इन पंक्तियों में कवि क्या वर्णन कर रहे हैं, देखिए कि जब पर्वतों पर बादल छा गए, वो बादल छाने से क्या हुआ, जो भयग्रस्त शाल के वृक्ष थे, शाल एक प्रकार का वृक्ष होता है जो कि पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है, ये एक प्रकार का वृक्ष होता है। ठीक है, जाति होती है वृक्ष की। तो ऐसा लगता है मानो जो शाल के वृक्ष हैं वो डर के मारे धरती के अंदर धस गए हैं। उठ रहा धुआं जल गया ताल, और जो तालाब है वो ऐसा, तालाब जो है तालाब में से धुआं निकल रहा है, और ऐसा लग रहा है मानो वो तालाब जल गया और उसके जलने के कारण ही चारों ओर धुआं धुआं फैल रहा है। अब यार धुआं से क्या तात्पर्य, धुआं क्यों उठ रहा है, क्योंकि वहां कोहरा छा रहा है, और कोहरे में सफेद रंग का जो आप देखेंगे तो हल्का हल्का धुआं नजर आता है, धुंध नजर आती है, तो वो धुंध से ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो तालाब जल गया है, और उस तालाब के जलने से ही धुआं फैल रहा है। यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। वर्षा के देवता कौन है, इंद्र भगवान है। इंद्र भगवान, ऐसा लग रहा है प्रकृति का जो वेश पल पल परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है, तो ऐसा लग रहा है मानो इंद्र भगवान अपने जल रूपी, बादल रूपी, जलद यानी बादल, बादल रूपी यान के अंदर बैठ करके घूम घूम के अपनी लीला रच रहे हैं। इंद्रजाल मतलब होता है जादूगरी या फिर मायाजाल। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो इंद्र भगवान अपने बादल रूपी यान के अंदर बैठ करके घूम घूम कर अपनी जादूगरी दिखा रहे हैं, अपनी लीलाएं यहाँ दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रतिपल प्रकृति अपना परिवेश बदल रही है। ठीक है, तो ये थी हमारी कविता पर्वत प्रदेश में पावस। कैसी लगी आपको हमारी कविता, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।